चलो, चैप्टर 4 के अंदर हमने देखा था दोस्तों कि भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो इसके लिए हमने पहला लिया था जीरोथ ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होता है दोस्तों? जब R में से P बनता है, क्या बनता है? R में से P, किसी रिएक्शन को हमने लिखा है यहाँ पे इट इज जीरो ऑर्डर। तो अगर जीरो ऑर्डर है और अगर हम रेट लिख रहे हैं तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर रेस टू जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के डी टी हो जाएगा और ये माइनस जो है वो इस साइड से उस साइड चला जाएगा। अब मेक अ इंटीग्रेशन एट बोथ साइड, के डी टी चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, एंड सी इज द कांस्टेंट। डू यू नो विच काइंड ऑफ कांस्टेंट इज दैट? इफ t इज इक्वल टू जीरो टाइम तो r इज इक्वल टू आर जीरो हो जाएगा। तो हम इसके अंदर अगर ये वैल्यू रख देते हैं तो इज इक्वल टू सी। तो फाइनली एट आर टी टाइम concentration of reactant is equal to minus Kt plus R0. This is your integrated rate equation for zeroth order reaction. Y is equal to mx plus c. If we compare this equation with y is equal to mx plus c, it is RT, it is R0. तो x means what? t, time, r versus t. Okay, now what happened? See here, slope of this equation is minus k, which is negative, so slope is equal to k minus k. It is intercept and intercept is r0, so we can write like this. So by the value of the intercept and the slope we can find the constant, rate constant K and initial concentration of the reactant. चलो दोस्तों, अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 को, ये Kt को सामने की ओर ले जाते हैं। तो ये इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये Rt ऑपोजिट साइड पे जाएगा, R0 माइनस Rt। तो दोस्तों हमें क्या मिला? रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू R0 माइनस RT अपॉन T। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द k. So dear student, we can say this is the rate constant of the zero order reaction. If T is equal to T1 half, then RT is equal to R0 by 2. So can we put here this T1 half R0 by 2 अपॉन K लिख सकते हैं ऐसे। मैंने ये K और T को एक्सचेंज कर लिया पहले, तो ये T की जगह T1 हाफ लिख लिया और K लिख लिया R0 और R0, क्योंकि इट इज अ हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ही यही होता है कि भाई कंसंट्रेशन बिकम हाफ, initial concentration become half. So R0 upon 2K we can get here. Ready दोस्तों? समझ में आ रहा है? So we can say for the zeroth order reaction, half life period is directly proportional to the R0, मतलब it is dependent on the R0. Example क्या है? प्लेटिनम के सरफेस पे आप अमोनिया गैस का
डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो दैट इज द हेटेरोलिटिक रिएक्शन, या तो हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज द reaction in which catalyst, like catalyst, your PT is a catalyst and NH3 is the reactant and it's an adsorption reaction. So this kind of example कि भाई decomposition of NH3 on the surface of PT is zeroth order reaction. चलो रेडी दोस्तों, अब आ रहा है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से हमने रिएक्शन लिखा, सपोज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर, ये हमको एज्यूम करना है, तो रेट माइनस dr/dt इज इक्वल टू k इंटू R0 की जगह हम क्या लिखेंगे? R1। तो R वाले जो डिजिट्स है उसको एक साइड ले लेते हैं k dt, और ये प्लस उस साइड ले जाके माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम उसमें जो हमने किया था ऐसा ही मिलेगा। इंटीग्रेशन of 1 upon r dr, it is called ln r, is equal to minus kt plus c. So दोस्तों ये c is the integrated constant. For finding c, t is equal to t time rt is equal to r0, तो ln r0 is equal to c हम लिख सकते हैं ऐसा, हम यही वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। चलो ओके दोस्तों, ये ऐसे मिल जाता है हमें ln r0 वाला। तो वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड ड्रॉ द ग्राफ ln r versus t. So it is also a straight line, but the slope is minus k. Minus k. So and this is the intercept ln r0. तो दोस्तों अगर हम समझेंगे इसको कि ये अपना ln r0 है और ये y इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग, तो हमें स्लोप कितना मिलेगा? ये सब कुछ मिल गया। अब इसी में ही हम 2.303 ln को log में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और डिवाइड बाय बोथ साइड 2.303 kt अपॉन 2.303 प्लस log r0। दोस्तों y इज इक्वल टू mx प्लस c। वापस हम एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं कि इसमें y इज इक्वल टू व्हाट? log x एंड x इज इक्वल टू t। तो वापस स्लोप जो है माइनस के अपॉन 2.303 और ये क्या है? log r0। तो दोस्तों हमें ऐसा मिल जाता है। स्लोप और ये चलो क्लियर है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो हमें मिल रहा है log r। अच्छा, अब ये kt वाला जो है उसको इस साइड लाएंगे, तो kt अपॉन 2.303 log r0 माइनस log rt हो जाएगा। तो kt अपॉन 2.303 log r0 अपॉन rt। सो k इज इक्वल टू 2.303 r0 अपॉन rt।
जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, इट इज कॉल्ड अ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका T1/2 फाइंड करना है। इफ T इज इक्वल टू T1/2 then RT is equal to R0 by 2, 2.303 upon T1/2 log R0 upon R0 by 2, so it is called a log 2, 2.303 0.30 is equal to T1/2, so T1/2 is equal to 0.693 अपॉन के। तो ये पूरा सिस्टम से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, और आपको भी इसको क्लियर रखना है। ये दोनों थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहे हैं। तो एक है एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। चलो ये हो गया पहला। अब दूसरा भी है उसमें, नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, और तीसरा है N2O5 NNO2 डिकम्पोजिशन। तो ये तीन उसके एग्जाम्पल आपको कंपलसरी याद रखने हैं दोस्तों, और वही एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है 86 Ra226, तो 2He4 प्लस यहाँ पे आपका रेडॉन बच जाता है विच इज द इनर्ट 84 एंड हियर इज 222, जिससे हमें इतना पता चल जाता है कि ये आपका रेडियो एक्टिव कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट। यस, तो दोस्तों ये यूजेस भी याद रखना आप लोग, कहाँ पे यूज होता है वो, और ये पूरा थियरम आपको दिमाग में होना चाहिए। जो रिटर्न में लिखना है उसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखोगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसे ही एग्जाम्पल है आपका, देखो 4.5 concentration of N2O5 in the following first order reaction was this। तो ये हो गया R0 क्योंकि ये इनिशियल है, मोल पर लीटर, एंड एट 318 केल्विन टेम्परेचर। दूसरी चीज, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 आफ्टर 60 मिनट, T is equal to 60 मिनट। RT हाउ मच, RT कितना है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल इंटू लीटर इनवर्स। चलो दोस्तों समझ में आया। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। दोस्तों के फाइंड करना है। हमारे पास के का ये फॉर्मूला है 2.3, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर ऐसा लिखा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो वी कैन पुट हियर दिस फॉर्मूला R0 अपॉन RT। बाकी सब कुछ है आपके पास। T का वैल्यू 60 है, लॉग R0 जो है वो 1.24 इंटू 10⁻², 0.20 इंटू 10⁻², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका समेशन 6.2 होगा। उसका लॉग फाइंड करो और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, मिनट इनवर्स। चलो समझ में आया। अब ये एक अच्छा टॉपिक है, एमसीक्यू, थियरी, एग्जाम्पल सब जगह पे आ सकता है ऐसा। फर्स्ट ऑर्डर फॉर अ गैसियस फेस। दोस्तों गैस फेस के लिए फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस। K इज इक्वल टू
2.303 log अपॉन टी log। अब यहाँ पे 80 लिखते थे, तो आप क्या लिखोगे? सर हम ए का इनिशियल कंसंट्रेशन या तो ए का इनिशियल प्रेशर लिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? पी आई। टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज पी आई ए टी एम। उस टाइम बी और सी रहते नहीं हैं। अब टी इज टी टाइम पे व्हाट हैपन? सपोज एक्स जितना आपका ए कन्वर्ट इनटू बी, तो क्या बोलोगे आप लोग? पी आई माइनस एक्स है भाई, पी आई माइनस एक्स, क्योंकि एक्स जितना यहाँ पे कम हुआ, लेकिन ये 1 मोल अगर यूज होता है तो ये 1 मोल बनता है और ये भी 1 मोल बनता है, इसीलिए ये बना एक्स ए टी एम और ये बना एक्स ए टी एम। नाउ दोस्तों पी टी मीन्स पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एट इक्विलिब्रियम। तो पी ए का वैल्यू है कितना? इतना प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे। पी टी का वैल्यू हो जाएगा पी आई प्लस एक्स। तो दोस्तों ये टोटल। अच्छा नीचे क्या लोगे दोस्तों? सर यहाँ पे भी हम आर टी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन ही लेते हैं, तो टी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन तो ये है। नाउ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? पी टी माइनस पी जीरो। अगर यही सिलसिले में हम चलते रहे तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? ये बताओगे आप लोग कि यही वैल्यू हम अगर इसमें लिख देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए एट टी टाइम? पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस ये x का वैल्यू हमने यहां पे रख दिया, पी आई माइनस एक्स माइनस पी टी प्लस पी आई, तो 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये जो पी ए है वो ऐसा है दोस्तों। तो सिंपल लॉजिक हो गया। अब यही फॉर्मूला में आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए था, दैट इज पी आई, लेकिन टी टाइम का जो है पी आई माइनस एक्स वो हम यहाँ पे रखेंगे 2 पी आई माइनस पी टी। तो देखो फाइनल ऑप्शन मिल गया आपका आंसर 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी फाइनली मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यही चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है, नीचे वाला 4.6। चलो, द फॉलोइंग डाटा वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग ए इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन है 2N2O5 गैस कन्वर्ट इनटू 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0 टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा सर यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया है, आपको पता है t इज इक्वल टू 0 टाइम पे N2O4 और O2 तो बने ही नहीं है, इसीलिए इनका प्रेशर तो 0 0 ही होता है। तो टोटल प्रेशर जो भी दिया है वो किसका है? रिएक्टेंट का ही होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे N2O5 का 0.5 लिख लिया है। अब T इज इक्वल टू T टाइम पे, अच्छा T टाइम पे ये X जितना कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन 1 मोल के अकॉर्डिंग X जितना, लेकिन यहाँ पे तो 2N2O5 है इसलिए 2 जितना, तो ये कितना बनेगा? X जितना डिकम्पोज होता है तो X जितना बनेगा, और 2 इंटू N2O5 है तो 2 जितना डिकम्पोज होगा, और ये बनेगा X जितना। कुछ समझ में आया? अब PT इज इक्वल टू, आपको तो पता है PN2O5 PN2O4 PO2। तो दोस्तों मेरे ख्याल से 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x 0.5 प्लस x। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x? x इज इक्वल टू
pt minus 0.5, and now at t time constant pressure of initial is equal to 2 into x, तो 0.5 into 2 into pt तो दिया हुआ है शायद, p टोटल 100 मिनट पे कितना दिया हुआ है, इट्स अ 0. अच्छा, यहाँ पे हम pt माइनस पॉइंट एक्स लिख लेते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये कितना मिल जाता है, 0.5 माइनस 2pt प्लस 1.0। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये कौन है, Pn2O5, तो आई थिंक इट इज 1.5 माइनस 2pt, ये दोनों का समेशन करोगे तो ये मिल जाता है। बट हियर वैल्यू ऑफ pt इज 100 मिनट के बाद, टाइम सेकंड के बाद, द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल टोटल इज दिस, टोटल प्रेशर 2 into 0.125, 1.5 minus 1.0, 24,446 जो आंसर आ रहा है आपका, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो 476 मिलता है ATM। ये क्या मिला, Pn2O5। दोस्तों इनिशियल कितना था, 0.5, अब ये कितना मिला, 0.416। तो सीधा आप यही फॉर्मूला यूज करके k का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। हाफ लाइफ का रिएक्शन जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, वो आगे उसमें दोनों में देख लिया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी और सेकंड ऑर्डर के लिए भी, तो आप लोग ध्यान में रखना। चलो और आगे जा रहे हैं हम, टेबल 4.4 MCQ के लिए ध्यान में रखना। एक है रिएक्शन आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई समझ में आया सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, नहीं पता सर, तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हो H+ के प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके CH3COOH और CH3OH मिल जाता है। तो ये हाइड्रोलिसिस के लिए मैंने इसका 0.01 मोलर कंसंट्रेशन लिया, और ये जो है वो 10 मोल लिया, मोल ही ले लेते हैं चलो। अब दोस्तों ये 1 मोल अगर एसिटिक मिथाइल एसीटेट अगर आप रिएक्ट करोगे तो H2O के भी कितने मोल यूज होंगे, 1 ही मोल होंगे, तभी ये लोग 1-1 बनेंगे। तो मतलब ये 0.1 है और 1 टन है, तो ये 0.1 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ये पूरा यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना यूज होगा, 0.01 जितना, तो कितना बचेगा 0.99, 9.99 और 10, ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहता है। अगर कांस्टेंट रहता है तो हमारा जो रेट है एक्चुअली एस्टर एंड H2O दोनों पे डिपेंडेंट रहता है 1-1, लेकिन ये कांस्टेंट है इसीलिए उसको कांस्टेंट के साथ मिला के K0 इंटू एस्टर ऐसा लिखेंगे। तो इसीलिए रेट इज डिपेंडेंट ऑन द लीस्ट कंसंट्रेशन कंटेनिंग एनी वन एलिमेंट ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस, सो इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि दिखने में सेकेंड ऑर्डर है लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। C12H2211 पानी के अंदर डालेंगे H+ के प्रेजेंस में, C6H12O6, C6H12O6, तो ये मिल गया आपको ग्लूकोज और ये मिल गया फ्रुक्टोज, और ये है क्या आपका
यस, ये है सुक्रोज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलो समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फिर मेरे ख्याल से ये एग्जांपल भी 4.9 इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन वो ओमिटेड पार्ट है। पूरा पार्ट दोस्तों ये आर्हेनियस वाला भी निकल जाएगा, कॉलिजन थियरी भी, कैटालिस्ट, वो सब कुछ ओमिट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आई है दोस्तों? यस। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट नए चैप्टर पे, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, चलो चलो ये है दोस्तों एडसोर्बेंट। ये क्या है? एडसोर्बेंट। अब यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इनर साइड पे ये मॉलिक्यूल रहते हैं इसके, और उसके आसपास भी ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, तो सब साइड से उसको अट्रैक्शन लगता है, तो इसका रिजल्टिंग अट्रैक्शन फोर्स बिकम 0। बट मॉलिक्यूल which are on the surface of the substance are attracted only molecule which are inner side the matter. So what happen? इसीलिए यहाँ पे एक तरह का सरफेस टेंशन बढ़ता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी या तो एंथैल्पी। समझ में आया? अब ये लोग गांव में घूमने निकले हैं, गैस के मॉलिक्यूल वो घूमते घूमते ऐसे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, और वहां पे अट्रैक्ट होके वो यहाँ पे क्या हुए? यस, डिपॉजिट हुए। और इसीलिए यहाँ पे ये जो घूमता घूमता आया और यहाँ पे बैठा, इसको बोला जाता है एडसोर्बेट। बेंट जो है वो बैठाने वाला है, लेकिन बैट जो है वो बैठने वाला है। चलो दोस्तों समझ में आया? और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। रेडी दोस्तों? अब यहाँ पे जब आपने देखा पहले, उस टाइम जब ये गैसेस के मॉलिक्यूल नहीं आए थे तब की बात है, तो वहां पे सरफेस टेंशन मतलब सरफेस एनर्जी जो थी, अब बैठने के बाद सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब उसकी एनर्जी पहले से कम हो गई, तो एनर्जी उसने रिमूव कर दी। वो कहाँ पे रिमूव की? तो वो बैठने वाले मॉलिक्यूल को एक्टिव करने में रिमूव की। यही चीज़ कैटलिस्ट में भी आती है। तो ऐसा यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू हमें नेगेटिव मिला। एक यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गैस के मॉलिक्यूल आए, सीधे अंदर घुस गए, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन।
इट इज एडजॉर्प्शन डी, हाँ, बट ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे तो आए, सरफेस के पे बैठने के बाद इनर भी चले जाते हैं, तो यहां पे एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। दोस्तों समझ में आया। इसका एक कॉमन एग्जांपल है, सिलिका जेल के ऊपर पानी एडजॉर्ब होता है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ वाटर अगर आप डालोगे तो वाटर अंदर की ओर चला जाता है, तो दैट इज योर एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। एंड यहां पे हम ले रहे हैं चौक। चलो मैं दिखा देता हूं, जो हम ब्लैक बोर्ड या तो ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं वो चौक। इसके सरफेस पे मैंने ये इंक ड्रॉप डाला। क्या डाला, इंक ड्रॉप। तो इसमें जो पानी था वो पानी अंदर चला गया, तो इट इज अ वाटर इनसाइड। पानी अंदर गया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और ये इंक सरफेस पे ही है, तो इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। समझ में आ रहा है। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉर्प्शन। दूसरी चीज, यहां पे ये गैस के मॉलिक्यूल जो थे वो अपनी मर्जी से घूम रहे थे, हाँ, उनको कोई रोक टोक नहीं था। तो उस टाइम उनकी जो एंट्रोपी थी इनिशियल, उसको मैं ऐसा ही लिखता हूं। अब यहां पे बैठे हैं तब की उनकी एंट्रोपी को मैं क्या लिखता हूं, SF फाइनल। तो दोस्तों आप लोग बताओ मुझे, व्हाट हैपन इन द एंट्रोपी। यहां पे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन यहां पे सिमेट्रिकल बैठे हुए हैं, तो एंट्रोपी कम हुई, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। सो डेल्टा S इज इक्वल टू नेगेटिव। अगेन अनदर वर्ड, व्हाट, कि भाई आपका कौन, यस, अगर आपका ये एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये खुद आके बैठते हैं, हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है, गैस आता है, बैठ जाता है। सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंड सो वी कैन से डेल्टा G इज ऑल्सो नेगेटिव। मेरे ख्याल से आपको ये चीज एड्सॉर्प्शन वाली समझ में आ गई होगी। ये कलर को डी कलर करता है ना। दूसरी चीज वाटर मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन जो है वो चारकोल वाला है कि नहीं, यस, शुगर है जो कलर शुगर, उसको भी वो कैलकुलेट करता है। मतलब ये मॉइस्चर को करेगा तो एयर को ड्राई करेगा, और गैसेस जो है उनको भी ड्राई करता है। गैसेस कैन एब्जॉर्ब ऑन कार्बन। मॉइस्चर जो है वो सिलिका जेल है। समझ में आया। तो ये एग्जांपल है कुछ कुछ, वो हमें ध्यान में रखने हैं। टाइप ऑफ फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। दोस्तों फिजिसॉर्प्शन के अंदर आपको एक ध्यान में रखना है, अब फोर्स कौन सा लगता है, तो सर वांडर वाल्स, तो इसमें केमिकल बॉन्ड। दूसरी चीज नेचर कैसा है, तो स्पेसिफिक है, नहीं नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि ये और ये स्पेसिफिक है, क्योंकि ऐसा एड्सॉर्प्शन होना, इसका मतलब ये कि गैस के मॉलिक्यूल आए, बैठे और चले गए, दूसरे आते रहते हैं, लेकिन
इसके अंदर क्या होता है, जब आपका मॉलिक्यूल इसके साथ एड्सॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक मेल नहीं पड़ेगा। फिर रिवर्सिबल है और नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब क्या, ये जाता है और आता रहता है। चलो उसके बाद टीसी मोर, तो एड्सॉर्प्शन मोर, समझ में आया। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, दोनों में सेम है। फिर आती है डेल्टा एच, तो नेगेटिव एंड लेस, कितना 20 to 40, और ये नेगेटिव बट मोर, तो क्या लिखोगे इसको 80 to 240 किलो जूल पर मोल। उसके बाद आपको आया है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लो होगा तो होगा, यहाँ पे भी ये हाई टेम्परेचर पे होगा। उसके बाद आता है एक्टिवेशन एनर्जी ये, तो लेस, और यहाँ पे मोर। फिर आ रहा है सरफेस एरिया, दोनों का सिमिलर है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा क्या बनाएगा, एड्सॉर्प्शन होगा। लेयर, तो मल्टी लेयर, और ये यूनिलेयर है। मल्टी मोलेक्यूलर, इसके ज़्यादा मोलेक्यूल का ऐसा इसके अंदर बन सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ बॉन्ड बनेगा वही, ऐसा एक ही बनेगा, बाकी कोई इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम इसको कैसे कवर करेंगे। क्लियर है दोस्तों, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है दोस्तों एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। दोस्तों ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में सबसे पहले आता है फ्रुंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। दोस्तों ये एक्स क्या है, जब आपके जो क्या एड्सॉर्बेंट है उसके सरफेस पे एड्सॉर्बेट आता है, तब उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर एक कंसंट्रेशन उसका इक्विलिब्रियम हो जाता है, तब ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं आते। उस टाइम को ये एक्स मतलब एड्सॉर्बेंट की कंसंट्रेशन अपॉन एम क्या है, तो मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। यहाँ पे भी एक्स अपॉन एम, क्योंकि एम नीचे होता है और एक्स ऊपर होता है, इज प्रोपोर्शनल टू p⁻1 अपॉन n, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। दोस्तों समझ में आ रहा है कि p⁻1 अपॉन n इज ग्रेटर देन 1। दोस्तों मैं बता देता हूँ x अपॉन m वर्सेस, अगर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करोगे आप, तो ये धीरे धीरे ऐसे हो रहा है। ये क्या दिखाया आपको, मैंने जब से जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके के बाद एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट। समझ में आया। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं ये कोई टेम्परेचर T1 है, T2 है और T3 है। T1 टेम्परेचर पे x अपॉन m इतना है, T2 टेम्परेचर पे x अपॉन m कम हुआ, T3 टेम्परेचर पे x अपॉन m और कम हुआ। समझ में आया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि टेम्परेचर और x अपॉन m का रिलेशन क्या है, इनवर्स है दोस्तों। क्यों भाई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो x अपॉन m मतलब प्रोपोर्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा। दोस्तों समझ में आया। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन ऑफ T1, T2 और T3, तो सबसे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन लेस टेम्परेचर,
तो T3 में एड्सॉर्प्शन बहुत कम है, तो ज़्यादा क्या होगा? यस दोस्तों, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k p रेज टू 1 अपॉन n, log k वत्ता log p रेज टू 1 अपॉन n, तो log k प्लस 1 अपॉन n log p log x अपॉन m। बढ़िया सा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो वी कैन ड्रॉ अनदर ग्राफ। ये y है और ये x है। y पे क्या है? log x अपॉन m, और ये x पे क्या है? log p। तो स्लोप हमें मिला प्लस मिल रहा है, स्लोप m इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और ये जो c है c इज इक्वल टू log k, c इज इक्वल टू log k। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, और इससे k का वैल्यू और n का वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब 1 अपॉन n का जो वैल्यू है 0 to 1 के बीच में होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर 0 रखोगे तो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन 1 हो जाएगा तो समझ लो एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। मतलब लेस कंसंट्रेशन पे उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर दे रहे हो वैसे वैसे, लेकिन प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो फिर x अपॉन m का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये थियरी भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। दोस्तों थियरी तो आप पढ़ रहे हो तो पॉइंट्स तो वही लिखने हैं, लेकिन मैं आपको कैसे इसको समझा जाता है वो समझाता हूँ। दिस इज द पार्टिकल ऑफ एसिटिक एसिड, हम देख नहीं सकते लेकिन ये सॉल्यूशन में है। एक्वायस CH3COOH, इसके अंदर हम क्या डालते हैं? चारकोल। उसका मास हमने मेजर किया हुआ है, दैट इज m। अब हमने थोड़ा सा उसको स्टर कर लिया है ना, फिर उसको फिल्टर कर लिया, तो हमारे चारकोल इधर आए, लेकिन हमने देखा कि उसका मास थोड़ा बढ़ गया था, समझ लेना। तो m प्लस x जितना हो गया, तो ये क्या हुआ कि x जितना मास इसके ऊपर बढ़ गया है। तो x क्या है? हाँ, x इज द कितना है वो अगर हमें देखना है यहाँ से, तो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल थे इसका कंसंट्रेशन C1 और इसका C2, C1 माइनस C2 करोगे तो उतना कंसंट्रेशन जो है वो इसके सरफेस पे चला गया है, और इसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि इसका x का वैल्यू क्या होगा और m का वैल्यू क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम x अपॉन m के C⁻1 अपॉन n फाइंड कर सकते हैं। log x अपॉन m इज इक्वल टू log k 1 अपॉन n log c लिख सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज़ आप लोग बहुत बहुत ध्यान में रखने की आवश्यक है। MCQ के लिए एक बार रीड करोगे तो सारे वर्ड यही मिलेंगे। अब आ रहा है एप्लीकेशन। बस दोस्तों एप्लीकेशन MCQ पार्ट है, आप लोग उसको अच्छे से समझ के कर लेना। मैक्सिमम MCQ के लिए है, और वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। कैटालिस्ट वाले पार्ट को पूरा ओमिट करो, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ओमिट इट, शेप सिलेक्टिव ओमिट, जियोलाइट ओमिट, एंजाइम ओमिट। यस, अब आ रहा है आपका कोलोइड्स। दोस्तों कोलोइड क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ पहले, सपोज आप शायद भूल गए हो तो ये चीज़ को आप लोग मेंशन कर लो अपने हिसाब से।
मैंने इस तीनों में पानी ले लिया है। क्या लिया है? पानी। इसमें मैं शुगर डाल रहा हूं। शुगर के पार्टिकल हमें नहीं दिख रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? गम या तो जिलेटिन, जो भी डालना है वो डाल सकते हो। तो इसके पार्टिकल थोड़े थोड़े इतने बड़े हैं कि जो हमें पूरे सॉल्यूशन में दिख रहे हैं, और वो नीचे नहीं बैठते। दे रेजिस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। और ये क्या है? इस सैंड डाली मैंने पार्टिकल की हुई, तो थोड़ी देर तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन इसके बाद वो बॉटम पे चला जाएगा। इट इज अ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। चलो दोस्तों, मिक्सचर समझ में आया। दूसरी चीज, ये कोलोइडल जो पार्टिकल है उसकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज होती है। अब ये ट्रू सॉल्यूशन है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, और ये हेटेरोजेनियस है, इज ग्रेटर देन 10,000 नैनोमीटर। इसीलिए ये लोग ऐसे लिखते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलो अभी वे सीइंग अबाउट टेबल 5.4। इसमें दोस्तों आपको सॉलिड सॉल्व देखना है। दूसरा आता है एरोसॉल। ये दो ज्यादा है। सॉलिड सॉल के अंदर मैं मीडियम और फेस कम होता है, मीडियम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे सॉलिड और सॉलिड रहेगा। तो ये कैसा है? तो अगर फेस भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, तो ये होगा ये। फेस गैस है और मीडियम सॉलिड है, तो भी उसको सॉलिड सॉल बोलते हैं। एरोसॉल में गैस आएगा दोनों में, तो दो है, कौन से है? तो गैस, सॉरी, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, बोथ आर कॉल्ड एरोसॉल। तीसरी बात है सॉल्व, उसमें लिक्विड ज्यादा, सॉलिड कम। फिर आई जेल, जेल में सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोज हैं। फिर कौन है? फोम। तो दोस्तों इसमें पानी ज्यादा है, मतलब लिक्विड ज्यादा है, और फोम कम है, तो वो कौन है? एयर, मतलब गैस। और लास्ट आता है इमल्शन। तो बोथ आर लिक्विड। तो ऐसे याद रहा। फिर उसके एग्जाम्पल को याद रखो। ये एमसीक्यू ही है, ये भी सपोज आएगा तो एमसीक्यू में आएगा। अब हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, है ना? इंटरेक्शन, सॉरी दोस्तों, लायोफिलिक, लायोफोबिक। हाँ, तो लायोफिलिक के अंदर सिंपल लॉजिक ध्यान में रखो कि जब मैं गम इसके अंदर डाल के सॉल्व बनाना चाहता हूं, तो ये गम के जो पार्टिकल है वो लायोफिलिक सॉल्व बनाते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ अट्रैक्ट होके एक रस होके वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन मैंने इसमें गोल्ड डाला, तो गोल्ड के पार्टिकल ऐसे हैं, तो ये कभी मिक्स नहीं होते। तो ऐसा हुआ कि अगर ये बनाना है तो डायरेक्ट बन जाता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ प्रोसेसेस यूज करनी पड़ती है।
अगर हम इसको उड़ाएंगे मतलब इवोपरेट कर देंगे तो वापस हमें कोलोइडल पार्टिकल मिल जाते हैं, और उसमें वापस हम अगर पानी डालेंगे, गम वापस मिलता है और पानी डालेंगे तो हमें वापस कोलोइडल सॉल्यूशन भी मिल जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ प्रोसेस की जैसे ब्रेडिंग अर्क मेथड, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन अगर इसमें से पानी उड़ा दिया तो ये वापस आपको गोल्ड मिल जाएगा। उसमें पानी डालने से वापस वो कोलोइडल सॉल्ट नहीं बन सकते। चलो दोस्तों, समझ में आया? अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कि भाई ये स्टेबल है, इसको स्टेबल बनाने के लिए स्टेबलाइजर यूज करने पड़ते हैं। समझ में आया? स्टेबलाइजर यूज करने पड़ते हैं। तो ये बहुत सारी प्रोसेसेस है दोस्तों, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। तो दोस्तों ऐसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्यों बोला? क्योंकि वो पानी उड़ा के वापस पानी डालो मतलब वो बन जाता है तो रिवर्सिबल, अगर नहीं बन रहा है तो इट्स इरिवर्सिबल। तो ये ऐसे 4-5 पॉइंट्स आप अपने हिसाब से डिफरेंस में याद रखो। तो अगर अकेली थियरी 2-2 मार्क्स में अगर है तो भी आप किसी एक को सेपरेटली लिख सकते हो। फिर देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पार्टिकल। चलो उसमें पहला कौन है? मल्टी मोलेक्यूलर सल्फर का होगा। मैक्रो मोलेक्यूलर पॉलीमर या तो प्रोटीन जैसे बड़े बड़े मोलेक्यूल। चलो ये क्या हुआ, सुनो मैं बता रहा हूं। सपोज दिस इज द साइज ऑफ कोलोइड पार्टिकल। तो अब मैं बता रहा हूं कि ये सल्फर के पार्टिकल कितने thousands of sulfurous particles are combined with each other and make a colloidal particle, that is the multi molecule। बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो के बन के बाद जो आपको कोलोइड मिला है वो मल्टी मोलेकुलर बोला जाता है। अब मैक्रो मोलेकुलर पॉलीमर इतना बड़ा होता है, अब ये टूटेगा, छोटे छोटे जितने पार्टिकल बने तो ये कोलोइड बने। अब तीसरा आया है कौन सा? एसोसिएटेड कोलोइड। ये नहीं इतना छोटा और नहीं इतना बड़ा कि जो कोलोइड के जितना हो जाए, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़ के 100 जितने मोलेक्यूल ऑफ दिस काइंड ऑफ डिटर्जेंट। और उसके एग्जांपल कौन है? सोप। तो वो ऐसे करेंगे तो हमें सीधा कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक 2 वर्ड है टीके और सीएमसी। क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो दोस्तों ये दोनों की बात अगर हम बताएं आपको, तो टीके और सीएमसी के अंदर जो टेम्परेचर पे आपको मिसेल बनता है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर, उससे ऊपर ही बन जाता है, उसके नीचे नहीं बन सकता। और जिस कंसंट्रेशन से ऊपर के कंसंट्रेशन पे ही मिसेल बनता है तो उसको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोला जाता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? यस। फिर मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन उसको ओमिट किया हुआ है, समझ लेना वो पूरा। साबुन की कारीगरी हम नहीं समझ सकते इधर। फिर आया प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। केमिकल मेथड याद रखना है, ये बहुत आपका अगर नसीब अच्छा नहीं होगा तो ये सीधा आ जाएगा ऐसे। डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस।
अच्छा, डबल डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? तो दोस्तों AS2S3 का सॉल्ट। ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? सल्फर सॉल्ट। रिडक्शन से क्या बनता है? AU सॉल्ट मतलब गोल्ड सॉल्ट। और हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? FeOH थ्राइस का सॉल्ट। थोड़ा बहुत इतना भी याद रख लोगे तो MCQ में बहुत काम आएगा। ब्रेडिंग्स आर्क मेथड, आपके पास बीकर है, बीकर को दो खंभे पे खड़ा करके उसको और बड़े वाले बीकर में डाल दिया। इसमें आपने क्या लिया है? मीडियम लिया है, और उसमें आपने ये दो पार्टिकल डाले हैं। ये प्लेटिनम हो सकता है, AU हो सकता है, AG हो सकता है, लेकिन ये लोग ऐसे चम्मच से हिलाने से नहीं मानते, तो इसीलिए हमको इसको करंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हाई वोल्टेज के कुछ रोड्स उसके साथ ज्वाइन कर लिए। तो जैसे ही इसको गर्म किया तो ये इवोपरेट होने लगा। क्या होने लगा? इवोपरेट। लेकिन इवोपरेट होकर बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? ये आइस की वजह से ये जम गया और सॉल्यूशन के अंदर येलो येलो कलर का दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड गोल्ड सॉल्व। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आप लोग एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में ऐसे आपको PPTs लेने हैं, वो है FeOH थ्राइस, और उसके अंदर आप डाल रहे हो पानी के अंदर FeCl3। इट इज योर इलेक्ट्रोलाइट। सो फ्रॉम FeCl3, Fe+3 is common ion with FeOH थ्राइस। सो ये कैसा बन गया? चार्जड बन गया। बट चार्ज बन रहा है तो ये टूटेगा, और बट छोटे छोटे जो कोलोइडल पार्टिकल है ना, उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए हम उस सॉल्व को क्या बोलते हैं? FeOH थ्राइस का सॉल्व बोलेंगे। चलो दोस्तों, समझ में आया? प्यूरिफिकेशन का पूरा टॉपिक निकाल दिया है, तीनों में से एक भी नहीं है। और आगे देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑमिट हो गई है, दूसरी टिंडल इफेक्ट भी ऑमिट कर दी है, और तीसरी जो है कौन सी? कलर दिख रहा है ना लास्ट में, ये तीनों चीज ऑमिट की हुई है। फोर्थ नंबर आता है ब्राउनियन। दोस्तों, ये बीकर के अंदर ये कोलोइड के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऐसा साइंटिस्ट लोगों को टेंशन हुआ। इसीलिए ये लोग क्या करने लगे? माइक्रोस्कोप लेके इसको ऐसे सर्च करने लगे कि ऐसा कुछ है इसके अंदर। क्या कर रहे हैं ये लोग? तो उनको पता चला, किसी एक पार्टिकल को देख रहे थे तो वो ऐसे 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 ऐसे। तो क्या हो रहा है? ये जिगजैग फॉर्म में ये यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? लाइन मिल रही है, उसका मूवमेंट दिख रहा है। और ऐसा ही मूवमेंट उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन जो बायोलॉजिस्ट है, जो बॉटनिस्ट, उसने पोमोग्रेनेट को पानी पे डाला तो उस टाइम उसकी ऐसी ही उसने मूवमेंट देखी थी, इसीलिए इसको क्या बोला है? ब्राउनियन मूवमेंट। साइज इंक्रीज तो दिस मूवमेंट डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो दिस मूवमेंट डिक्रीज, और क्या इंक्रीज? विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, ये डिक्रीज। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों चीज़ भी आपको उसके अंदर मेंशन करनी है, वो बहुत बड़ा MCQ बन जाएगा। देखो दोस्तों, चार्ज ऑन कोलोइडल के लिए आपको ये समझाया है कि सपोज आपने कुछ तरीके से AgI बनाया तो उसके सरफेस पे
पहले AgI के मॉलिक्यूल आयंस इसके सरफेस पे आते हैं तो ये नेगेटिव बनता है, तुरंत ही उसके बगल में एक पॉजिटिव आयन वाला सरफेस बन जाता है और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो सरफेस बना है उसको, और उसके बाहर ये I-K+ बहुत सारे होते हैं, इसकी वजह से ये आपका AgI पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसीलिए जो AgI है वो पॉजिटिव बनता है। वो आप लोग ये थियरी पार्ट में बहुत पूछने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन इसको MCQ के फेस पे बहुत ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है दोस्तों? ये एक U शेप का ट्यूब है और इसके दोनों एंड्स पे हमने एक एनोड और कैथोड डाला है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये जो पार्टिकल हमें दिख रहे हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें इनको डालेंगे, अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी पास भी करनी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अगर मूव होते हैं तो समझ लो दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन नेगेटिव की ओर जाते हैं तो दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी चीज, पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है उसका टेबल वो आपको दिया हुआ है, उसको बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा समझ के पक्का भी करना है। रेडी दोस्तों? कोएगुलेशन का जो पार्ट है वो दोस्तों है अपने उसके अंदर कि नहीं है? कोएगुलेशन है, तो कोएगुलेशन होना इसका मतलब क्या? कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं उसमें कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालना है कि जो अगर आपका कोलोइडल पार्टिकल नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव आयन इसके सरफेस पे जमा होता है, तो ये सारे कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव बन जाते हैं और इसीलिए ये उसके साथ एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से अब ये लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होके बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। उसके अंदर आपको कोएगुलेशन में स्पेसिफिकली हार्डी एंड शुल्ट्ज के रूल लिखने हैं, वो पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है, अगर नेगेटिव का अगर आपको कोएगुलेशन करवाना है तो Al+3 Ba+2 Na+, अगर नेगेटिव का पॉजिटिव का अगर वो करवाना है तो फॉस्फेट आयन इज ग्रेटर देन SO4-2 इज ग्रेटर देन Cl-। तो ये लोगों का कोएगुलेशन इससे अच्छे से हो जाता है, ऐसा हमने हार्डी और शुल्ट्ज ने समझाया है। और लास्ट इमल्सन मेरे ख्याल से ओमिट किया है, सही है ना? इमल्सन ओमिटेड है और कोलोइड्स अराउंड अस इज ऑल्सो ओमिटेड पार्ट है दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ तक रख सकते हैं, यूजेस भी नहीं पूछने हैं हमें उसके अंदर, तो आप लोग ध्यान में रखना। क्लियर है बेटा? और किसी को कुछ डाउट है? जल्दी, डाउट है? डाउट? ओके